हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल पर जो 10th क्लास का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। आधे से ज्यादा चैप्टर हम कर चुके हैं। पहले वाले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। आज हमारे बीच में से एक पेज 209 के ऊपर इन टेस्ट क्वेश्चन है, ये हो नहीं पाए थे। बहुत सारे मैंने आपको जितने टॉपिक कराए उनसे रिलेटेड इन टेस्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैं आपको साथ ही करवा रहा हूं। तो आप देखिए, आज हम करेंगे जो 209 पेज के ऊपर इन टेस्ट क्वेश्चंस है उनको करेंगे। ये साथ साथ कीजिए क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में और सबसे ज्यादा आपकी गलतियां वही होती है। तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे। जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 फैक्टर आपको इसमें बताने। क्या कह रहा है देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो किन किन फैक्टर के ऊपर जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला, ये हमने लिखा है और इसको यूज भी किया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। फॉर्मूला भले आप नहीं लिखे यहाँ पर एग्जाम में, लेकिन यहाँ से आपको याद रहेगा किस पर डिपेंड। हमने एक टॉपिक ही किया था, यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये टॉपिक ही हमने इस तरह से किया है। ये ऐसा मान लीजिए कि फैक्टर जिन जिन पर रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो क्या क्या फैक्टर है यहां से, तो एल ए यानी लेंथ पर, एरिया पर, तीसरा किस पर, रेजिस्टिविटी पर। और रेजिस्टिविटी खुद किस पर डिपेंड करती है, आप ध्यान रखिए। तब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस चीज को कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की नेचर पर, वो मटेरियल क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या मटेरियल है, उस मटेरियल की नेचर पर और टेम्परेचर पर। तो एक तरह से रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी पर। और रेजिस्टिविटी खुद 2-3 चीजों पर डिपेंड करती है। मटेरियल की नेचर क्या है, यानी मटेरियल कौन सा है, वो कॉपर है या वो एल्यूमिनियम है, वो क्या है, और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। तो टोटल 4 चीजें है। 4 चीजें आप इसके अंदर लिखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है किस किस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ पर। दूसरा आप लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर। तीसरा आप लिखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। और लास्ट वन आप लिखेंगे, मटेरियल लिख दीजिए। वही क्या ध्यान रखेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल मैंने क्यों लिखा है, देखिए मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं एक बार। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर। ये देखिए मैंने इसलिए लिखा है मटेरियल की नेचर, फिर याद दिला रहा हूं आपको एक बार कि जब हमने टॉपिक किया था अच्छे से देखा था कि जैसे यहां से हम फॉर्मूला लिखते, फिर आप वही बात आपको याद दिला रहा हूं। ये यहां लिखने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। रो क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। अब आपसे कहते हैं कि लेंथ को डबल कर दे तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, आप तुरंत कहेंगे हाफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तब भी मैंने आपको समझाया था कि लेंथ को आप डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर। वो कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। लेंथ आप डबल करें, ट्रिपल करें, कुछ भी करें, तो लेंथ चेंज करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करें तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। उस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बात बताई, आप जाकर देखिए। रेजिस्टिविटी मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वो अलग बात, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो वो अलग कम ज्यादा होगी, लेकिन लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। ये आप ध्यान रखें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जहां भी आपको उतारना आप पॉज करके उतार सकते हैं। और मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बनाकर 10th, 9th और 12th तीनों के मैं वीडियोज बना रहा हूं अभी। तो अलग से मैंने 10th फिजिक्स नाम से इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, वहां एक साथ आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अब देखिए, देखो इसके बाद सेकंड आंसर हम देखते हैं। सेकंड का सेकंड में क्या कर रहा है देखिए, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material। मटेरियल सेम है when connected to the same source, सेम सोर्स से कनेक्ट किया है। देखिए I क्या होता है, बाई ओम्स लॉ I क्या होता है, देखिए
V अपॉन R, ये ओम्स लॉ से, ठीक है। थिक वायर है, थिन वायर है, तो क्या मटेरियल सेम है, सेम सोर्स से उनको कनेक्ट किया गया है, तो क्या होगा देखिए यहां से R का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, रो एल अपॉन ए। तो क्या होगा देखिए रो एल अपॉन ए फॉर्मूला आप लिखेंगे, इस फॉर्मूले को आप यहां लिख दीजिए, तो कितना आएगा देखिए बाई इक्वेशंस 1 एंड 2 कितना आएगा देखिए आप, जो आई है वो कितना आ जाएगा V, R को क्या लिख दीजिए आप रो एल अपॉन ए, तो आई कितना आएगा यहां से V इंटू ए अपॉन रो इंटू एल। फिर से सुन लीजिए क्या क्या, देखिए अलग से कुछ नहीं किया हमने, ये करंट का फॉर्मूला है ओम्स लॉ से, ये रेजिस्टेंस है रो एल अपॉन ए, आर की वैल्यू यहां पुट कर दी, सोचते हैं फिर ए ऊपर चला जाएगा। अब देखिए क्या क्या कंडीशन दी है कि सेम मटेरियल है, इसका मतलब रो सेम रहेगा, लेंथ का तो कोई डिस्कशन ही नहीं क्योंकि थिक और थिन वायर का पूछा है, तो लेंथ सेम है, रो सेम है, सेम सोर्स से कनेक्ट किया है, तो आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन आई, क्योंकि देखिए रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ का कोई डिस्कशन नहीं, क्यों लेंथ नहीं, थिक और थिन वायर के लिए पूछा है, रेजिस्टिविटी सेम क्यों है, रेजिस्टिविटी इसलिए सेम है कि मटेरियल सेम है और सेम सोर्स से कनेक्ट किया है, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो जो करंट होगी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट जो है। तो क्या पूछा है देखिए थिक और थिन वायर, तो आप बता सकते हैं सो थिक वायर है, निश्चित रूप से आप समझ पा रहे हैं कि थिक वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। सिंपल सा मैंने आपको तब भी समझाया था, ये वाला फॉर्मूला जब समझाया था कि आप घर जा रहे हैं, एक नैरो लेन है और एक वाइडर लेन है, एक चौड़ा रास्ता है एक पतला रास्ता है, किसमें आसानी से चल पाएंगे चौड़े रास्ते में, तो वही बात यहाँ है। सो करंट विल फ्लो इजीली, तो क्या लिख देंगे आप, सो करंट विल फ्लो इजीली थ्रू ए थिक वायर, थिक वायर है उससे करंट इजीली फ्लो होगी। तो इस तरह से देखिए आप समझ कर न्यूमेरिकल्स को आप करेंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, थोड़ा सा साथ आप इनको कीजिए। आपको जो उतारना है वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। फिर क्या करें देखिए थर्ड, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, जो आपको गिवन है, आप उसको लिखना स्टार्ट कर दिया कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करें देखिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, आर सेम रहता है, आर क्या कह रहा है सेम, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। पोटेंशियल जैसे वायर है मान लीजिए, रेजिस्टेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वो क्या रह जाता है हाफ, पोटेंशियल रिमेन्स हाफ। तो क्या पूछा है हमसे, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। बिल्कुल सिंपल है, क्या करें, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज सुनाता हूं। आर तो वैसे भी एक वायर ले लिया तो आर उसके लिए सेम रहेगा, वी हाफ हो जाता है, तो क्या लिख देंगे आप, बाई ओम्स लॉ क्या होता था ये, V डायरेक्टली, कुछ ज्यादा करना ही नहीं इसके अंदर, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, V रिमेन्स हाफ, फिर आप लिखेंगे हियर V रिमेन्स हाफ, सो करंट विल ऑल्सो रिमेन हाफ टू इट्स इनिशियल वैल्यू। तो V हाफ है तो करंट भी हाफ हो जाएगी, सिंपल सा ओम्स लॉ से आप ये कर देंगे। तो ये आप देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे वाला क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए आप उतार लीजिए इसको। आगे वाला क्वेश्चन एएसएस थ्योरी में नहीं पढ़ा है, वैसे आप जानते हैं चीजें, लेकिन एएसएस नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आप इसको उतारिए यहाँ वीडियो पॉज करके, फिर क्या करना है देखिए इसके अंदर, वाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर। क्या कर रहे हैं देखिए कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन
है मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। प्योर मेटल की जगह अलॉय से कैसे बनाते हैं, इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा मैं कुछ और भी समझाना चाहता हूं। तो आप देखिए पेज के ऊपर चलिए, इससे पहले 2 पेज पहले 207 नंबर पेज के ऊपर एक टेबल दी हुई है। देखिए इस टेबल के अंदर क्या बहुत सारे मटेरियल्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, कंडक्टर की अलग, अलॉय की अलग। अलॉय क्या है देखिए आपको खुद पता चलेगा, किसी को नहीं ध्यान होगी। कांस्टेंट है जैसे किस किस से मिलकर बनाते हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिलकर बनाते हैं, कॉपर और निकल से। मैग्नीज है, कॉपर मैग्नीज निकल से इनको मिलकर बनाया है। इसी तरह से जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम को किस किस से बनाया है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन सब से मिलकर ये अलॉय ये है। तो क्यों कह रहा है कि इनकी जो टोस्टर है, आयरन है, इनको अलॉय, इनके लिए अलॉय क्यों यूज करते हैं इनके लिए, तो वो हमें समझाना है। तो आप क्या दिखाना चाहता था मैं आपको इस टेबल से, कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू देखिए। देखो कंडक्टर के लिए आप उसकी वैल्यू देखिए, कंडक्टर्स के लिए यहां से शुरू होती है सिल्वर से 1.60, आप बुक में देखते रहिए, इंटू 10⁻⁸। कॉपर के लिए 1.62 इंटू 10⁻⁸ रेजिस्टिविटी। उसके बाद अलॉय की बारी आती है, तो अलॉय में देखिए किस ऑर्डर की, सारी वैल्यूज में नहीं बोल रहा हूं कि वो आपको दिख रही है। कांस्टेंट की 49 इंटू 10⁻⁶। ज्यादा हो रही है कम हो रही है बताइए। कंडक्टर में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, 10⁻⁸ आ रहा है कंडक्टर के लिए, इस ऑर्डर का मतलब पूरी वैल्यू में नहीं लिख रहा हूं। अलॉय के लिए कितनी आई, 10⁻⁶। और आगे इंसुलेटर के लिए हमें देखना है, वो तो आप देख ही सकते हैं कि क्या दे रखा है आपको उसके लिए, 10⁻10 टू 10⁻14। बहुत ज्यादा, मतलब इंसुलेटर की तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। एक मिनट के लिए डिस्टरबेंस हो गया था बीच में, सॉरी। तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती ही है, क्योंकि तभी तो वो करंट को नहीं फ्लो कर पाते इजीली। तो इन दोनों में आप मुझे बताइए किसकी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। कैसे पता, सबको पता चला है। ये हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक तरह से हम सोचे तो 10⁸ से उल्टा मत सोच लीजिएगा। और ये किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10⁶, ये ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कम है। तो ये इससे छोटे है ना, 10⁸, छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा। तो कंफ्यूजिंग आपको नहीं फील करना है, ये कंडक्टर है, उससे अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है। तो ये आप देखिए इस टेबल के अंदर। तो फिर ये कह रहा है अलॉय इसलिए यूज करता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होगा कि हमें वहां हीट प्रोड्यूस करनी होती है। मैं लिखा दूंगा आपकी प्रॉपर आंसर, आपको हीट चाहिए हमें, आयरन के अंदर, टोस्टर के अंदर, इन सब के अंदर हीट का फॉर्मूला हम अभी ड्राइव करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हीट जो होती है वो होती है I²RT। हीट का जो फॉर्मूला होता है वो I²RT होता है। वो I करंट है, R रेजिस्टेंस है, और T वो टाइम है जितने तक हीट फ्लो होती है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं ड्राइव कराऊंगा, अगले वीडियो आप देखना इसके लिए जरूर। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा मेन रीजन ये है कि वो अलॉय होते हैं, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, जल्दी से वो नहीं पिघलते हैं। किससे कंपेयर करें, मेटल से। मेटल थोड़ा टेम्परेचर, क्योंकि देखिए हीट प्रोड्यूस होगी, मेटल का आपने वायर वो ले रखा है टोस्टर के अंदर, आयरन के अंदर ले रखा है, तो हीट प्रोड्यूस करनी, हीट प्रोड्यूस होती है, मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो अलॉय है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते। तो पहले आप क्या लिखेंगे इसके आंसर के अंदर, 2 चीजें आप लिखेंगे इसके अंदर। जो इसका आंसर है, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कितने नंबर क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये वापस उसी पेज के ऊपर आप आ जाइए, ये जो क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, देखिए नंबर 1 तो आप लिख देंगे इसका रीजन, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं और न्यूमेरिकल भी। तो थ्योरी के साथ साथ अब ये भी आपको करना है, 9th क्लास से आप देख रहे हैं कि केवल थ्योरी करने से काम नहीं चलेगा। बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन मेटल, सो मोर हीट इज, क्योंकि वहां हमें हीट ही प्रोड्यूस करनी है, सो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा आप क्या लिखेंगे,
8 हाई टेम्परेचर, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करेंगे टेम्परेचर तो बढ़ेगा वायर का। 8 हाई टेम्परेचर मेटल्स जो होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे, वाइल जो अलॉयज हैं तो ये आप इसके अंदर देखेंगे कि जो एक तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो आप देखिए तो कि जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की ज्यादा होती है। अभी मैंने आपको समझाई, ये दो चीज आप नहीं लिखना चाहें एक बार तो आप नहीं लिखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हम देख लेंगे, आप थ्योरेटिकली लिख देंगे तो सफिशिएंट है कि जो अलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। एक तो ज्यादा रेजिस्टिविटी होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं। और दूसरा कि जो हाई टेम्परेचर है, जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जो अलॉय है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, तो याद है। अब देखिए, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो हमारे पास क्या, देखिए इसके अंदर लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन, यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर। वही 12.2 अभी जो टेबल बताई थी उसको यूज करना है। विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। तो कंडक्टर बेटर कौन होता है जब कंपेयर करना हो, तो जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे, सारों में पूछेगा जैसे आगे वाला क्वेश्चन, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी वाला बेस्ट हो जाएगा। और इन दो में से पूछा हमसे, तो दो में से पूछा तो आप बता दीजिए कि आयरन है उसकी कंडक्टिविटी देख लीजिए, सॉरी रेजिस्टिविटी देख लीजिए 10 इंटू 10⁻⁸ है, और जो मरकरी है उसकी 94 इंटू 10⁻⁸ है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर, फिर से सुन लीजिए बार, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। तो आयरन है और जो इसके अंदर दूसरा मरकरी है, किसकी रेजिस्टिविटी कम है, आयरन की। आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम है तो ये अच्छा कंडक्टर देन मरकरी। और दूसरे पोर्शन में पूछा है कि सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो कौन है। तो आप देख लीजिए टेबल के अंदर सबसे जो कम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू किसकी, सबसे कम वैल्यू रेजिस्टिविटी किसके लिए, देखिए सिल्वर के लिए। तो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर बिकॉज its resistivity is lowest in table। तो यह आप ध्यान रखेंगे, रेजिस्टिविटी सबसे कम जिसकी होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे। अब दो मेन टॉपिक अभी रहते हैं हमारे चैप्टर के, उनको हम आगे की वीडियो में करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहता है, उसका क्या एप्लीकेशन वो रहता है, और एक पावर का। तो ज्यादा नहीं रहा अभी चैप्टर, पहले वाली वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।